हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। दोस्तों CSIR NAL यानी कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से ITI कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आया है। जानने के लिए आपको जाना होगा NAL का ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है recruit.nal.res.in। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा हुआ है 5/2025, डेट लिखा हुआ है यहाँ पे 6 जून 2025। लास्ट डेट जो है यहाँ पे दिया गया है 10 जुलाई 2025। ठीक है, डाउनलोड यहाँ पे ऑप्शन यानी कि क्लिक हेयर करने पे आपको यहाँ पे PDF डाउनलोड हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट का। ठीक है, अब पोस्ट डिटेल्स में नीचे भी यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल्स, पे स्केल, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, ऐसा करके टोटल जितना पोस्ट है सबका यहाँ पे भी दिया हुआ है। ठीक है, और PDF में भी आपका डिटेल्स मिल जाएगा। तो आपको एकदम नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। और ये जो है लिंक चालू हो गया, यानी कि आज का डेट में ये पब्लिश्ड हुआ है 6 जून को। तो 6 जून से आपका ये जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का जो है आपका शुरू हो गया है। तो अभी चलिए देखते हैं डाउनलोड करके यहाँ पे जो है एडवर्टाइजमेंट में क्या दिया हुआ है, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के हम लोग देख लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे PDF हमारा डाउनलोड हो गया है। ये जो है CSIR का ऑफिशियल देख सकते हैं, ये जो है एडवर्टाइजमेंट में है। यहाँ पे देख सकते हैं 6 जून 2025 का डेट ऑफ पब्लिकेशन लिखा हुआ है CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, जो कि आपका बेंगलोर में स्थित है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2025। और यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग डेट जो यहाँ पे दिया हुआ है, स्टार्टिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो कि आज से स्टार्ट हो गया है 6 जून 2025 9 बजे से, सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट यहाँ पे दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन का 10 जुलाई 5 बजे तक यहाँ पे लास्ट डेट दिया हुआ है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन 1 ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं टेक्नीशियन 1 का ही यहाँ पे पोस्ट है, यानी कि जितना भी पोस्ट है ITI कैंडिडेट्स के लिए निकला हुआ है। तो चलिए देखते हैं अभी कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। पोस्ट नेम जो कि है टेक्नीशियन 1, यानी कि जो पोस्ट आपका होने वाला है वो टेक्नीशियन 1। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे UR के लिए 30 है, OBC के लिए 27 है, EWS के लिए 8 है, SC के लिए 15, ST के लिए 6, एक्स सर्विसमैन के लिए 8 है, स्पोर्ट्स कोटा में 4 है और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 6 है। ठीक है, अब इसका डिटेल्स नीचे में दिया हुआ है कि कौन कौन सी ट्रेड में कितना वैकेंसी है, टोटल ओवरऑल वैकेंसी में कितना जनरल का है, कितना OBC EWS का दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं पे स्केल की। यहाँ पे पे स्केल आपका लेवल 2 का रहने वाला है 19,900 से 63,200। टोटल एमोलूमेंट्स यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आपको कितना हाथ में मिलने वाला 38,500 बेंगलोर सिटी में। ठीक है, और यहाँ पे एज लिमिट की बात की जाए, जनरल के लिए 28 साल उम्र रखा गया है, बाकी SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, वो तो छूट मिलने वाला है एज़ पर गवर्नमेंट रूल। अब बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट में यहाँ पे वैकेंसी आया। देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ वैकेंट पोस्ट टू बी फिल्ड एज फॉलोज। यहाँ पे पोस्ट नेम, पोस्ट कोड और कैटेगरी दिया हुआ है, और यहाँ पे एसेंशियल जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं टेक्नीशियन 1 पोस्ट कोड T101। पोस्ट में आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 25 पोस्ट है, जिसमें UR में 9, OBC में 5, EWS में 1, SC में 1, ST में 2, स्पोर्ट्स में देख सकते हैं 2 दिया हुआ है, एक सर्विसमैन में 2, फिजिकली हैंडीकैप्ड में यहाँ पे 3 वैकेंसी दिया हुआ है। तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया वैकेंसी दिया हुआ है। फिटर कैंडिडेट्स के लिए 25 वैकेंसी है। तो इसमें आप क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा है देख सकते हैं। इसमें मांगा है 10th स्टैंडर्ड्स SSC विथ साइंस सब्जेक्ट विथ मिनिमम 55% मार्क्स इन ITI और नेशनल और स्टेट टेट सर्टिफिकेट इन फिटर, यानी कि आपको 10th होना चाहिए, साथ में 55% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट लेकर आपको टोटल 55% मार्क्स होना चाहिए, और आपको NCVT चाहे SCBT कोई भी आपका अगर सर्टिफिकेट है फिटर में तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हर जो पोस्ट है सभी के लिए ये आपका 50% और जो ITI ये आपको हर पोस्ट के लिए रहता है। ठीक है, दूसरा अगर आपके पास 10th में 55% नंबर है और
2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस है एज ए अप्रेंटिस ट्रेनिंग, यानी कि आप अप्रेंटिस करते हो डायरेक्ट 10th के बाद 2 साल का, तो अगर वो है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो NSE होता है वो, ठीक है। जो ITI के बाद करता है वो नहीं, जो डायरेक्ट NSE करता है उसका, ठीक है। तीसरा जो कौन अप्लाई कर सकते हैं, जो 10th है, 10th में 55% मार्क्स, साथ में 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है फिटर ट्रेड में, ठीक है। अगर आपके पास ITI नहीं है, अप्रेंटिस नहीं है, लेकिन 3 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, कहाँ पे, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस बॉडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट अंडरटेकिंग, ये सब जगह में अगर आपका एक्सपीरियंस है, ITI नहीं है, ठीक है, 10th है, साथ में आपका अगर एक्सपीरियंस है 3 साल का कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या तो PSU या तो आपका ऑटोनोमस में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 क्राइटेरिया जो है हर पोस्ट के लिए सेम है, ठीक है। खाली ट्रेड आपका अलग अलग चेंज हो जाएगा, बाकी क्राइटेरिया आपका सेम रहने वाला है। दूसरा यहाँ पे पोस्ट जो है वो आपका 2 पोस्ट है, एक OBC के लिए, एक EWS के लिए, ये वेल्डर के लिए है, ठीक है। तीसरा आपका है यहाँ पे देख सकते हैं 3 पोस्ट है जो कि आप टर्नर ट्रेड के लिए, एक OBC का, एक SC का और एक फिजिकली हैंडीकैप्ड का, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपका यहाँ पे 12 पोस्ट है इलेक्ट्रिकल ट्रेड में, ठीक है। अगर आपका इलेक्ट्रिकल ट्रेड में ITI है तो यहाँ पे 12 पोस्ट है, UR में 1 है, OBC में 4, EWS में 1, SC में 3 और एक सर्विसमैन में यहाँ पे 3 वैकेंसी यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका मशीनिस्ट ट्रेड में, देख सकते हैं मशीनिस्ट में टोटल 8 पोस्ट है, एक UR के लिए, 2 OBC के लिए, EWS के लिए 1 है, SC के लिए 3 है और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 1 है, ठीक है। ये मशीनिस्ट ट्रेड में आपका है, ठीक है। उसके बाद आपका 4 पोस्ट है जो कि आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस ट्रेड में, ठीक है। उसके बाद है 1 पोस्ट है जो कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन में 1 पोस्ट है। ये सभी चीज़ में आपको ITI होना चाहिए। उसके बाद मैकेनिकल ट्रेड में देख सकते हैं 1 पोस्ट है जो कि OBC के लिए है, और ये मैकेनिकल ट्रेड में कौन कौन सी ट्रेड एप्लीकेबल है वो यहाँ पे नहीं दिया, मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। ओनली मैकेनिकल ट्रेड लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में आपका 11 पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद आ जाते हैं ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में यहाँ पे 5 पोस्ट है, ठीक है। OBC का 2, EWS का 2, SC का 1 है। उसके बाद असिस्टेंट केमिकल प्लांट यानी कि लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट, इसमें आपका 1 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में आपका 2 पोस्ट है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इसमें आपका 2 पोस्ट है, एक SC एक ST का। उसके बाद मोटर मैकेनिक में आपको यहाँ पे 1 पोस्ट है OBC के लिए। उसके बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रो प्लाटर में आपका यहाँ पे 1 पोस्ट है स्पोर्ट्स कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद पेंटर जनरल में आपका 1 पोस्ट है जो कि ST कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद सीट मेटल वर्कर के लिए 1 पोस्ट है, एक सर्विसमैन UR कैटेगरी में। उसके बाद हाउसकीपर में 1 पोस्ट है जो कि है EWS के लिए। उसके बाद हॉस्पिटलिटी अटेंडेंट में 1 पोस्ट है जो कि OBC कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद आ जाते एक्सरे टेक्नीशियन जो कि पैरामेडिकल में आपका यहाँ पे जनरल में 1 पोस्ट है। उसके बाद फिजियोथेरापी, ये भी पैरामेडिकल कोर्स, इसमें आपका 1 पोस्ट है OBC कैटेगरी में। उसके बाद क्लिनिकल और मेडिकल लैब टेक्नीशियन, ये भी पैरामेडिकल पोस्ट है, इसमें आपका 1 पोस्ट है जो कि ESM यानी कि एक सर्विसमैन के लिए है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ में आपको ITI या तो आपको जो पैरामेडिकल कोर्स है वो आपको होना चाहिए, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन आप लोगों को पता ही है कि CSIR का रूल क्या है। पहले ट्रेड टेस्ट होता है यानी कि स्टेज 1, उसके बाद स्टेज 2 जो कि आपका रिटन टेस्ट होता है, ठीक है। अब स्टेज 1 में ट्रेड टेस्ट होता है, उसके बाद स्टेज 2 में रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट में आपका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 रहता है। पेपर 1 में मेंटल एबिलिटी रहता है, ठीक है। पेपर 2 में आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश रहता है। पेपर 3 में आपका ट्रेड रहता है, ठीक है। ये आपका CSIR का सिलेबस है। तो CSIR का डिटेल्स में और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि मैंने भी CSIR का एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ हूँ, ठीक है।
तो मुझे आइडिया है CSIR का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए क्या क्या ज़रूरत है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन ये सब आपको देख लेना होगा। आपको जो है ट्रेड टेस्ट वगैरह आपको वहीं पे बुलाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि CSIR का ज़्यादातर जो एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन CBT मोड नहीं होता है। अगर होता भी है तो अपना सेंटर में होता है, ऑल ओवर इंडिया इसका एग्ज़ाम सेंटर नहीं रहता है। एग्ज़ाम के लिए वो अपना सेंटर में ही बुलाता है, यानी कि CSIR NAL जहाँ पे स्थित है बेंगलोर, तो आपको बेंगलोर में ही बुलाएगा, ठीक है। अब एज लिमिट 18 से 28 साल रखा गया है। यहाँ पे 5 साल आपको रखा गया है रेगुलर, अगर आप CSIR एम्प्लॉई है या तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अगर आप एम्प्लॉइज़ है तो आपको यहाँ पर 5 साल का छूट मिलने वाला है। बाकी SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल आपको तो मिलने वाला है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स है। अब यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड का भी एज लिमिट, यहाँ पे एज का छूट मिलने वाला है, ठीक है। बाकी यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब काउंसिल बेनिफिट क्या क्या है वो भी दिया हुआ है, जैसे डियरलेस अलाउंस मिलने वाला है, HRA मिलने वाला है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलने वाला है, जो भी आपका है वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद न्यू पेंशन स्कीम आपका रहेगा, और आपको ये पोस्ट जो है ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपको दे सकता है, लेकिन NAL का जहाँ सेंटर है वहीं पे देगा। NAL का सेंटर बेंगलोर में है, लेकिन आपका ट्रांसफ़र हो भी सकता है या तो आप ट्रांसफ़र ले भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद NOC किसको देना पड़ेगा, जो भी प्रेजेंटली वर्क कर रहा है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको NOC देना होगा फॉर्म भरते टाइम, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट में जाके नीचे जहाँ पे हम दिखाए अप्लाई करने का, वो उस लिंक पे जाके आपको अप्लाई करना होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे 500 रखा गया है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और यहाँ पे SC ST PWD और वोमेंस कैंडिडेट के लिए, एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रखा गया है, ठीक है। अब बाकी चेक लिस्ट यहाँ पे चेक करके जो आपको फॉर्म भरना होगा, ठीक है। बाकी डिटेल्स यहाँ पे आपको टोटल दिया गया है, जैसे आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का जो यहाँ पे फॉर्मेट ये भी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एज अगर रिलैक्सेशन चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है। ये सब भर के अपना डिपार्टमेंट से देना होगा। SC ST का फॉर्मेट्स यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद OBC का फॉर्मेट जो कि सेंट्रल फॉर्मेट होता है वो भी दिया हुआ है यहाँ पे। टोटल चीज़ यहाँ पे आपको एक ही साथ दिया हुआ है, EWS का भी दिया हुआ है, तो आप लोग ये सब चीज़ चेक कर लेना, ठीक है। तो ये था आज का अपडेट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। और भी कोई दिक्कत है, कोई जानकारी है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।